हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड 35+ MCQs को डिस्कस करेंगे, जो आपके पार्ट बी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, उधर से भी क्वेश्चन हमने उठाया है और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं 30+ MCQs को, जो आपके दीनदयाल से रिलेटेड हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकात्म मानवतावाद कैसी विचारधारा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अभी एग्जाम हुआ है, कॉन्सेप्चुअल जो एग्जाम हुआ है सब्जेक्टिव टाइप, उसमें एकात्म मानवतावाद से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेस तैयार करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एकात्म मानवतावाद कैसी विचारधारा है। तो ऑप्शन में दे रहा है कि राजनीतिक विचारधारा, दूसरा है आध्यात्मिक विचारधारा, और तीसरा है सामाजिक विचारधारा, और चौथा है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। तो ये आपका एक राजनैतिक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? तो राजनैतिक विचारधारा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एकात्म मानवतावाद क्या है। तो ये एक क्या है? विचारधारा है, एक सिद्धांत है जो पंडित दीनदयाल के द्वारा दिया गया था। ये एक दर्शन कह सकते हैं। ठीक है, एक व्यूज़ है, एक वे है, एक तरीका है कि हम अपने जो लोग हैं, जो समाज है, उसको किस तरह से विकसित करें। उसका एक कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जिसको क्या कहा गया? तो एकात्म मानवतावाद। अब जान लेते हैं कि एकात्म मानवतावाद क्या होता है। तो एकात्म मानवतावाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। अभी हम इसको आगे समझेंगे। ठीक है, कि सर्पिलाकार मंडली क्या है, जिसके केंद्र में, ठीक है, जो सर्पिलाकार ये जो मंडली है, इसके केंद्र में जो है वो है व्यक्ति, और व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार का है। ठीक है, फिर परिवार को घेरे हुए एक क्या है? तो समाज है। फिर समाज के घेरे में जाति है, फिर जाति को घेरे हुए एक राष्ट्र है, और राष्ट्र को घेरे हुए एक विश्व है, और विश्व को घेरे हुए अनंत ब्रह्मांड है। इसके सेंटर में कौन है? तो व्यक्ति है। तो इनका कहना था कि व्यक्ति का विकास कीजिए तो अपने ऑटोमेटिक एक परिवार विकसित हो जाएगा। ठीक है, और परिवार जब विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, और जब समाज विकसित होगा तो जाति भी विकसित होगी, और फिर राष्ट्र का विकास भी होगा, और जब राष्ट्र का विकास होगा तो पूरे विश्व का विकास होगा, और जब विश्व का विकास होगा तो पूरे ब्रह्मांड का विकास होगा। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ आप मनुष्य को विकसित करिए, जो भी आर्थिक सामाजिक जो भी विकास है वो मनुष्य के लिए होना चाहिए, तभी ये सारे विकसित हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपके मानवतावाद, एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत। ये इन्होंने सेंटर में किसको रखा? तो यहाँ इन व्यक्ति को रखा, और व्यक्ति को घेरे हुए एक समाज को रखा, परिवार को रखा, परिवार को रखा, परिवार को घेरे हुए एक समाज को रखा। ठीक है, और फिर समाज को घेरे हुए एक जाति को रखा, फिर जाति को घेरे हुए इन्होंने एक राष्ट्र को रखा, और राष्ट्र को घेरे हुए विश्व को रखा, और विश्व को घेरे हुए एक ब्रह्मांड को रखा। तो कहा इन्होंने कि जब व्यक्ति का विकास होगा, आप सिर्फ व्यक्ति के विकास पे फोकस करिए। व्यक्ति का विकास होगा तो एक समाज का विकास होगा। ठीक है, समाज का विकास होगा तो एक राष्ट्र विकसित होगा, और राष्ट्र विकसित होगा तो विश्व का भी विकास होगा, और विश्व का विकास होगा तो इस तरह पूरा ब्रह्मांड विकसित होगा। यही है एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसके सेंटर में कौन है? तो व्यक्ति है। तो इनका कहना था कि व्यक्ति का सिर्फ विकास कीजिए, ऑटोमेटिक ये सारे विकसित होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एकात्म मानवतावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब एकात्म मानवतावाद का जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, वो किसने दिया?
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी है उसी का ये पुराना कह सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पुरानी थी तो उसका नाम भारतीय जनसंघ था। ठीक है, अभी वो उसका नाम चेंज होकर भारतीय जनता पार्टी हो गया है। वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि 21 अक्टूबर 1991 और दूसरा ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1951, सॉरी 51 है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 3 अक्टूबर 1951। तो यहाँ पे आप लोग का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जान लेते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में दे रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है भगवती चरण उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है चुन्नीलाल। तो इसमें आप लोग का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ठीक है, ये एक पार्टी थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी है उसी तरह ये भी एक उस जमाने की पार्टी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ का क्या उद्देश्य था? भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसका क्या उद्देश्य था? तो हमने वन लाइनर में इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, अखंड भारत की स्थापना। क्या है? अखंड। तो भारतीय जनसंघ जो थी पार्टी, इसका एक ही उद्देश्य था, भारतीय जनसंघ अखंड भारत की स्थापना। ठीक है, अभी इसका उदाहरण आप लोग को देखने को मिला ही है कि 370 जो आर्टिकल था वो कश्मीर से हटाकर कश्मीर को क्या कर लिया है गया है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया है, मतलब मिला लिया गया है। तो ये अखंड भारत की जो स्थापना है उसकी झलक उसमें दिखती है। 370 आर्टिकल के हटने पे उसकी झलक, इस उद्देश्य की झलक दिखती है। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ का क्या उद्देश्य था? तो अखंड भारत की स्थापना। इस तरह आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? भारतीय जनसंघ का ये जब पार्टी थी तब इसका चुनाव चिन्ह क्या था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, हो सकता है कि पूछ दें। तो ये आपका क्वेश्चन इस ऑप्शन दे रहा है कि हाथ का पंजा, दूसरा ऑप्शन है दीपक, तीसरा ऑप्शन है कमल, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीपक। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दीपक था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ का वर्तमान नाम क्या है? जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी इसका वर्तमान नाम क्या है? अभी हमने बताया भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ये भारतीय जनसंघ का अभी वर्तमान नाम है या वर्तमान रूप है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल का पारिवारिक नाम क्या था? क्वेश्चन में आ सकता है कि पंडित दीनदयाल के बचपन का नाम क्या था या पारिवारिक नाम क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि पंडित दीनदयाल का क्या नाम था, पारिवारिक नाम क्या था या पूछा था उसमें कि बचपन का नाम क्या था। अभी इस बार थोड़ा सा शब्द मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पारिवारिक नाम पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पारिवारिक नाम क्या था, तो इसलिए पंडित दीनदयाल का पारिवारिक नाम या बचपन का नाम। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रहा है दीना, दीनू, दीनानाथ, दयानंद। तो इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दीना। इनके बचपन का नाम यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचपन का नाम दीना था। क्या था? तो दीना था। अब देख लेते हैं पंडित दीनदयाल का जन्म कब हुआ। पंडित दीनदयाल का जन्म कब हुआ? तो 25 सितंबर 1916। दूसरा ऑप्शन है 28 सितंबर 1916, 25 दिसंबर 1915 और 25
दिसंबर 1916। तो इसमें आप लोग का जो पहला ऑप्शन है 25 सितंबर 1916, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस पे अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है हर साल, जिसकी शुरुआत 2014 से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो उन्होंने 2014 से इसकी शुरुआत की, अंत्योदय दिवस की शुरुआत की, जो कब मनाया जाता है? तो हर साल एवरी ईयर 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अगर सामने उधर आएगा तो। ठीक है, अभी जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नगला चंद्रभान नामक स्थान पर हुआ था, राजस्थान में पिलानी में हुआ था, लखनऊ गुजरात कहाँ हुआ था? तो आपका जो ये पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, नगला चंद्रभान नामक स्थान। ये ऑप्शन में आप लोग का मथुरा भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, नगला चंद्रभान भी आ सकता है। तो ये तीनों ही जगह क्या है? नगला चंद्रभान एक ग्राम का नाम है जो मथुरा जिले में आता है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म नगला चंद्रभान, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं इनकी माता का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इसमें रबरी देवी, दूसरा ऑप्शन है राम प्यारी उपाध्याय, तो तीसरा ऑप्शन है मुनिया, चौथा ऑप्शन है राम दुलारी। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है राम प्यारी उपाध्याय, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इनके पिता कौन थे, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम ऑप्शन में देख लेते हैं चुन्नीलाल उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है भगवती प्रसाद उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो एक क्या थे? तो स्टेशन मास्टर थे। ठीक है, ये क्या थे? तो स्टेशन मास्टर थे। ये आप लोग का दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो एक स्टेशन मास्टर थे। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके नाना का नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है पिछले साल का। इनके नाना का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है चुन्नीलाल, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद, चौथा ऑप्शन है शिवपाल। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट जाएगा, चुन्नीलाल। ठीक है, चुन्नीलाल इनके नाना का नाम था। इनके नाना का मतलब दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का नाम चुन्नीलाल था। अब देख लेते हैं पंडित दीनदयाल के मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से संपन्न हुई। तो पंडित दीनदयाल के मैट्रिक की पढ़ाई सीकर राजस्थान से संपन्न हुई। ठीक है, कहाँ से संपन्न हुई? तो सीकर राजस्थान से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को यहाँ इसी पे, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही कवर अप किया है, आप लोग ध्यान से इसको देख लें। हाई स्कूल की पढ़ाई जो इनकी थी यानी कि मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने सीकर राजस्थान से किया, और इंटर की पढ़ाई पिलानी यानी कि ये भी राजस्थान से ही किया, और जो ग्रेजुएशन था इनका वो सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में संपन्न हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये संपन्न हुआ। कॉलेज का नाम क्या था? तो सनातन धर्म कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। ठीक है, अब एमए का है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से किया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से संपन्न किया। ठीक है, बीच में, हालांकि बीच में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटर की पढ़ाई कहाँ से संपन्न हुई। तो अभी हमने बताया कहाँ से, तो पिलानी राजस्थान से। ठीक है, कहाँ से संपन्न हुआ? तो पिलानी। इंटर की पढ़ाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इंटर की पढ़ाई पिलानी राजस्थान से संपन्न हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्र धर्म कैसी पत्रिका है। ये पत्रिका से तीनों ही मतलब पत्रिका से आपका क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने तीनों ही इनकी जो पत्रिकाएं थी उनको इसमें ऐड कर दिया है। आप तीनों को अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं राष्ट्र धर्म कैसी पत्रिका है। तो
ऑप्शन में है मासिक, दूसरा ऑप्शन है साप्ताहिक, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक और चौथा ऑप्शन है दैनिक। तो इसमें आप लोगों का ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी इनकी, ठीक है, पत्रकारिता में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। जैसे राष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी उसका संपादक कौन है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, कब इसका संपादन किया, तो 1940 में लखनऊ से शुरुआत किया। ठीक है, लखनऊ में 1940 से राष्ट्र धर्म पत्रिका या जो भी पत्रिकाएं हैं उसकी शुरुआत कब हुई, तो 1940 में। कहाँ से, तो लखनऊ में। ठीक है, तो राष्ट्र धर्म एक मासिक पत्रिका है जो 1940 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और पंचजन्य कैसी पत्रिका है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंचजन्य, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पिछली बार पूछा भी गया है कि पंचजन्य कैसी पत्रिका थी। तो पंचजन्य आपका साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या था, साप्ताहिक। ठीक है, इसका संपादन किसने किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि पंडित दीनदयाल की दैनिक पत्रिका क्या थी। पंडित दीनदयाल की दैनिक पत्रिका है, पंडित दीनदयाल की दैनिक पत्रिका है, यानी कि इनमें से कौन है, तो स्वदेश है, परदेश है, राष्ट्र चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है स्वदेश, ये इनकी दैनिक पत्रिका थी। ठीक है, पत्रिकाओं को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, मतलब अच्छे से देख के जाइएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी पत्रिकाओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग पिछली बार पूछे गए थे, एक आध ऐसे हैं जो पूछे नहीं गए थे और जो इस बार भी बन सकते हैं, वैसे हमने क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल की दैनिक पत्रिका है, तो स्वदेश जो है वो क्या है, तो इनकी दैनिक पत्रिका है। ठीक है, दैनिक, मासिक और साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्रिका इनकी कौन सी है, तो पंचजन्य है। और ठीक है, और जो मासिक पत्रिका है वो क्या है, मासिक पत्रिका क्या है, तो राष्ट्र धर्म है। और पंचजन्य साप्ताहिक है और स्वदेश क्या है, दैनिक है। समझ में आ गया होगा। इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जगतगुरु शंकराचार्य कैसी विधा है। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि जगतगुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो इस तरह दोनों को क्लियर कर लेते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य कैसी विधा है, तो ये एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है। नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है और कहानी भी नहीं है, ये क्या है, जीवनी है। जगतगुरु शंकराचार्य एक जीवनी है जिसके रचयिता कौन है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जगतगुरु शंकराचार्य किसकी रचना है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। भगवती चरण उपाध्याय, बिल्कुल नहीं। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जगतगुरु शंकराचार्य एक जीवनी है जो किसकी रचना है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अब देख लेते हैं, राष्ट्र जीवन की दिशा के रचयिता कौन है। राष्ट्र जीवन की दिशा के रचयिता कौन है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल के भाषणों का संग्रह, पंडित दीनदयाल ने जो जगह जगह पे भाषण दिया उसके संग्रह को क्या कहते हैं। यही पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल के भाषणों का संग्रह है, तो राष्ट्र चिंतन, राज्य चिंतन, स्वदेश, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र चिंतन। राष्ट्र चिंतन जो इनकी रचना है वो क्या है, इनके भाषणों का संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक किसने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य इस बार पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसी विधा है, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमने सारे पॉइंट को ऐड किया हुआ है, तो इस तरह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाटक किसने लिखा है,
तो पहला ऑप्शन है चुन्नीलाल, दूसरा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक था वो किसने लिखा था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा था। अब है अंत्योदय से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार, तो इसलिए मैंने इससे भी इसके भी बेस पे 2-4 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो अंत्योदय का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अंत्योदय का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता दे रही हूँ। और इसकी शुरुआत किसने की? 25 सितंबर 1914 से इसकी शुरुआत हुई। और किसके द्वारा? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ अंत्योदय दिवस, जो अब हर साल मनाया जाता है। ये किसकी जयंती है? तो पंडित दीनदयाल की जयंती है। पंडित दीनदयाल की जयंती पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जान लेते हैं अंत्योदय क्या है। अंत्योदय क्या है या अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय शब्द का मतलब होता है उत्थान। अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है? उत्थान या विकास या डेवलपमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो, जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान को समर्पित है। ठीक है, अंत्योदय जो था, अंत्योदय का नारा इन्होंने किसके लिए दिया था? तो जो भी लोग आर्थिक वर्ग से कमजोर थे, आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर था, उनके उत्थान के लिए इन्होंने अंत्योदय का नारा दिया। इस दिन का उद्देश्य भारत के गरीब और पिछड़े लोगों के विकास की ओर ध्यान खींचता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ मतलब उनके आर्थिक उत्थान पे लोगों का ध्यान जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। साथ ही साथ इस दिन समाज और राजनीति में उपाध्याय के योगदान के लिए भी याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का 2 उद्देश्य है। पहला तो जो आर्थिक रूप से वर्ग कमज़ोर है उस पे लोगों का ध्यान जाए, ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो पंडित दीनदयाल का राजनीति में जो योगदान था, या ऐसे कह सकते हैं कि समाज में जो योगदान था, उस पे भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उनको याद करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि बालूजी महाशाब्दे कौन थे। बालूजी महाशाब्दे, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ये सहपाठी थे। इन्हीं के सहयोग से ये क्या राजनीति में कदम रखे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? तो 23 जून 1953, 22 जून 1953, 25 जून 1953 और 30 जून 1950। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में इनकी मृत्यु हो गई। अब देख लेते हैं पंडित दीनदयाल की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका इसमें इस ऑप्शन में आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि पंडित दीनदयाल की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरह लगेगा कि हाँ, आपने इसको अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से जाना है। ठीक है, तो इस का आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोग ऑप्शन को देखो और आंसर करो। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल, क्वेश्चन क्या है? तो पंडित दीनदयाल की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुगल सराय स्टेशन
का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बता सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे वन लाइनर में आंसर ही दे दिया गया है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो जान लेते हैं कि मुगलसराय स्टेशन का दूसरा नाम क्या है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, मुगलसराय स्टेशन पे ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो अब इसका नाम योगी जी के द्वारा बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, भगवती चरण उपाध्याय रेलवे स्टेशन के मास्टर थे। ठीक है, किस रेलवे स्टेशन के मास्टर थे पूछ रहा है। तो जलेसर रोड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जलेसर रोड जो स्टेशन था उसके सहायक स्टेशन मास्टर थे कौन? तो भगवती चरण उपाध्याय, जो किनके पिता थे? तो पंडित दीनदयाल के पिता थे। ठीक है, अब ये भी पूछा था आपके एग्जाम में कि राज्य और राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और उपरोक्त सभी। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबको पता है, लगभग पढ़े होंगे, तो नहीं पता है तो आपको इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे और भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।